नमस्कार मित्रों, आज की वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। ये वीडियो समास प्रकरण से संबंधित भाग 3 का है, जिसमें केवल दो समास को लेकर चला हूँ, द्विगु समास और तत्पुरुष समास। इसके पहले वाली 2 वीडियो में भाग 1 और भाग 2 में भी भाग 1 में अव्ययभाव समास और भाग 2 में आपके बहुब्री, कर्मधारय और द्वंद्व समास को पढ़ाया था। आप भाग तीनों को आप आराम से देखें, जिसमें आपको समास प्रकरण से संबंधित न तो आपका एक भी प्रश्न छूटेगा और ना आपका एक भी प्रश्न गलत होगा। आप वीडियो को लास्ट तक देखें, अंत तक देखें। यदि चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो आगे की जो इस वीडियो में है द्विगु समास। द्विगु समास का जो सूत्र है आपका संख्या पूर्वे द्विगु, यानी कि इसका पहला पद जो होता है वो संख्यावाची होता है। द्विगु समास का पहला पद संख्यावाची। ऐसे ही इसका जो सामसिक पद जो होता है वो सदैव एक वचन नपुंसक लिंग में। ऐसे ही आपका अव्ययभाव समास भी होता है सदैव एक वचन नपुंसक लिंग में। आपका द्विगु समास भी होता है सदैव एक वचन नपुंसक लिंग में। और जब हम इस समास का जब विग्रह करते हैं तो विग्रह करने के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। विग्रह करने के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, प्लस सबके साथ लास्ट में समाहारा शब्द जोड़ते हैं। जब हम द्विगु समास का कोई सामसिक पद होता है तो उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं और समाहारा शब्द लगाते हैं। जैसे कि आपका जो है आपका चतुर्युगम। चतुर्युगम यानी कि 4 युगों का समूह, 4 युग, तो इसमें षष्ठी विभक्ति लगाएंगे। चतुराणाम युगानाम समाहारा। चतुराणाम युगानाम समाहारा, 4 युगों का समूह। पंचपात्रम पंचानाम पात्राणाम समाहारा। जो इसके जो 2 पद होंगे, दोनों पदों में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे और बाद में समाहारा लगाते हैं। इसका जो पहला पद होता है वो संख्यावाची। त्रिभुवन यानी कि त्रयाणाम भुवनानाम समाहारा। ऐसे ही पंचवटी पंचानाम वटानाम समाहारा। त्रिलोकम त्रयानाम लोकानाम समाहारा। नवरात्रिम नवानाम रात्रिया समाहारा। तो इस तरीके से इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, समाहारा शब्द जोड़ते हैं। पहला पद इसका संख्यावाची होता है। और इसमें भी एक बात और है कि द्विगु समास केवल कहाँ तक होता है कि यदि आपको पहले पद में 1 से 9 तक के अगर अंक मिलते हैं, 1 से लेकर के 9 तक के अगर पहला पद संख्यावाची मिलता है, जैसे कि एक रात्रम, 2 रात्रम, नवरात्रम, केवल 1 से अगर 9 तक की अगर संख्याएं आपको मिलती हैं तो वहाँ पर आपका द्विगु समास होगा। या फिर 10, 20, 30, 40 इस तरीके से आपको अगर संख्याएं मिलती हैं तो वहाँ भी द्विगु समास होगा। लेकिन यदि इनके अतिरिक्त कोई संख्या मिलती हैं, जैसे 11, 12, 13, 14, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, 14, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अगर आपको इस तरीके की संख्या मिलती हैं तो वहाँ आपको द्वंद्व समास करना होगा। वहाँ द्वंद्व समास होता है। जैसे कि द्वादश, द्वादश का मतलब द्विचा दसचा, 2 और 10, तब होते हैं आपके 12। द्वादश मतलब 12, 12 कब होते हैं? 2 और 10, यानी कि द्वंद्व समास का जो होता है बीच में और चिन्ह निकलता है। तो द्वादश में 2 और 10, तो इसमें और चिन्ह निकला आपका, तो यहाँ आपका हो जाता है द्वंद्व समास। तो मुझे ये हमेशा आप लोगों को याद रखना है कि द्वंद्व समास अगर आपको 10 के ऊपर की संख्या मिलती हैं, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, तो यह वहाँ पर आपको ऐसी जगहों पर द्वंद्व समास करना होता है। यदि आपको संख्या मिलती हैं 10, 20, 30, चत्वारिंशत्, 50, 60, 70, 80, यानी कि 10, 20, 30, 40, 50, 60 अगर आपको इस तरीके की संख्या मिलती हैं तो वहाँ आपका द्विगु समास होगा। या फिर अगर 1 से 9 तक की अगर आपको 9 तक की संख्या मिलती हैं तो आपका द्विगु समास होगा। तो और द्विगु समास का विग्रह करने के लिए मैंने आपको बताया कि क्या करना होगा, षष्ठी विभक्ति के साथ समाहारा शब्द लगाना होता है। तो कोई ज़्यादा कठिन काम नहीं है, बहुत ही सरल है, समझना सहज है।
और आप इस द्विगु समास से संबंधित प्रत्येक प्रश्न हल कर सकते हैं। अगला है आपका तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का जो सूत्र है, प्रायण उत्तर पदार्थ प्रधाना तत्पुरुषः, अर्थात इसमें उत्तर पद की प्रधानता होती है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है। अव्ययभाव समास में पूर्व पद की प्रधानता, द्वंद्व समास में दोनों पदों की प्रधानता और तत्पुरुष समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है। प्रायण उत्तर पदार्थ प्रधाना तत्पुरुषः, यानी कि उत्तर पद यानी कि बाद वाला पद, तो ये इसके में प्रधान पद माना जाता है। इसमें कारक चिन्हों का लोप होता है। तो पूछा जाता है कारक चिन्हों का लोप किस समास में होता है, तो तत्पुरुष समास में होता है। उत्तर पद की प्रधानता किस समास में रहती है, तो तत्पुरुष समास में रहती है। अगला है आपका आगे के पेज में कि कारक चिन्हों के आधार पर तत्पुरुष समास कितने होते हैं। तो कारक चिन्हों के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद बताए गए, 6 भेद होते हैं। कर्ता कारक इसमें नहीं होता है। तो इसमें हम जो एक मैंने आपके सामने जो टेबल बना रखी है, आप इसके द्वारा प्रत्येक तत्पुरुष समास को आसानी से समझ सकते हैं। द्वितीय विभक्ति में होता है आपका कर्म कारक, इसका चिन्ह होता है को, यानी कि जब दोनों पदों के बीच में को कारक चिन्ह का लोप निकले तो वहाँ आपका कर्म तत्पुरुष होगा, या उसी को हम कह सकते हैं द्वितीय तत्पुरुष। यदि दो कारक चिन्हों के बीच में आपका से या के द्वारा कारक चिन्ह निकलें तो वहाँ करण तत्पुरुष होता है, या उसी को हम कहेंगे तृतीय तत्पुरुष। यदि दो कारक चिन्हों के बीच में के लिए शब्द निकले, या किसी को अगर दान देने की बात कही जाए, किसी को कोई वस्तु देने की बात कही जाए, तो वहाँ आपका संप्रदान तत्पुरुष होता है। संप्रदान तत्पुरुष का मतलब होता है चतुर्थी तत्पुरुष। अगर किसी से अलग होने की बात कही जाए, किसी से अलग होने का बोध हो या किसी से भय होने का बोध हो, तो वहाँ पर होता है आपका अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष यानी कि पंचमी तत्पुरुष। यदि किसी पदों के बीच में काकी के चिन्हों का बोध हो, काकी के चिन्हों का लोप निकले, तो वहाँ होता है संबंध तत्पुरुष, उसी को हम कहते हैं षष्ठी तत्पुरुष। अगर किन्हीं दो पदों के बीच में मैं या पर ये दो कारक चिन्हों का लोप निकलता है, तो वहाँ होता है अधिकरण तत्पुरुष, और अधिकरण को ही हम कहते हैं सप्तमी तत्पुरुष। आगे के जो एग्जाम्पल हैं इसी के, जैसे आप उसके द्वारा आराम से समझ सकते हैं तत्पुरुष समास को। जैसा कि शरणागतः, शरण को आया हुआ। शरणागत का मतलब होता है शरण को आया हुआ। जो हम लोग कहते हैं कि शरण में आया हुआ, शरण में आया हुआ नहीं होता है। जो इसका शुद्ध रूप है शरण को आया हुआ। तो इसमें कोचन निकला, कोचन निकला यानी कि कर्म तत्पुरुष। इसका जो विग्रह होगा शरणम आगता, क्योंकि द्वितीय विभक्ति के एक वचन में माँ का प्रयोग करते हैं। जैसे बालक का होगा बालकम, फल का फलम, राम का रामम, तो शरण का शरणम। ऐसे गजारूढ़ा, गज पर आरूढ़। अब इसमें क्या है, गज पर आरूढ़, तो इसमें पर चिन्ह निकला। तो पर चिन्ह निकलने का मतलब है यानी कि आपका होना चाहिए था अधिकरण तत्पुरुष, लेकिन आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि आरूढ़ में ये आ उपसर्ग लगा है। जब किसी क्रिया के साथ उपसर्ग युक्त कोई शब्द आपको मिले तो उसमें सदैव द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग करते हैं, और द्वितीय विभक्ति में कर्म तत्पुरुष होता है। तो दोस्तों ये याद रखना है, जब क्रिया के साथ कोई उपसर्ग लगा हो तो वहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं, अन्यथा की स्थिति में जो उसमें कारक चिन्ह हो उसका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर उपसर्ग होने की वजह से यहाँ पर हम केवल और केवल द्वितीय यानी कि कर्म तत्पुरुष का प्रयोग करेंगे। तो गजारूढ़ा का जो विग्रह होगा तो गजम आरूढ़ा यानी कि कर्म तत्पुरुष। सुख प्राप्ता, सुख प्राप्ता, सुख को प्राप्त, तो सुखम प्राप्ता। मात्र सदृशा, अब यहाँ पर क्या है, मात्र सदृशा माता के समान। तो यहाँ पर तुलना की जा रही है माता से, माता के समान। तो यहाँ पर आपका होगा करण तत्पुरुष। मात्रा सदृशा, मात्र में जो आपका ये त्रा है, और त्रा के जब आपने को मैंने सदरूप पढ़ाए थे, तो त्रा तो तृतीय व्यक्ति में होता है त्रा, चतुर्थी में त्रे, पंचमी में तुह, षष्ठी में भी तुह, और सप्तमी में होता है आपका तरी। फिर एक बार आपको बताते हैं, जब किसी शब्द रूप के लास्ट में आपको त्रा मिलता है तो त्रा के रूप के होने पर तृतीय विभक्ति के एक वचन में त्रा, चतुर्थी में त्रे, पंचमी और षष्ठी में तुह, और सप्तमी में आपका करते हैं तरी। तो यहाँ पर जो मात्र शब्द मिला है तो इसका तृतीय रूप बनेगा मात्रा और सदृशा, यानी कि यहाँ हो जाएगा आपका करण तत्पुरुष। ऐसे पितृसम,
तो पित्रा सदृशा करण तत्पुरुष, तुलसी कृत, तुलसी द्वारा रचित, तो तुलसी द्वारा रचित यहाँ भी आपका तुलस्या कृता यानी कि करण तत्पुरुष। हस्तलिखित, हाथ के द्वारा लिखित, तो हस्तेन लिखता यहाँ भी आपका तृतीया तत्पुरुष यानी कि करण तत्पुरुष। आगे है आपका भूत बलि, तो भूत बलि में दोस्तों याद रखना है भूत की बलि या भूत के लिए बलि, तो भूत की बलि नहीं होता है विग्रह, भूत के लिए विग्रह होता है। तो भूत के लिए बलि तो यानी कि के लिए जो है वो चतुर्थी विभक्ति का कारक चिन्ह होता है और चतुर्थी विभक्ति में कारक होता है आपका संप्रदान, तो इसलिए यहाँ पर आपका हो जाता है संप्रदान तत्पुरुष। गो सुखम यानी कि गाय के लिए सुख या गायों के लिए सुख, तो गायों के लिए सुख अगर करेंगे तो यहाँ आपका होगा चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन। अगर गाय के लिए सुख कहेंगे तो एक वचन, तो मैंने गाय के लिए सुख लेके चला और तो मैं एक वचन को लेके चला गवे सुखम, तो चतुर्थी तत्पुरुष होगा यानी कि संप्रदान तत्पुरुष। अगर आपको चतुर्थी का बहुवचन बनाना है तो मैंने आपको बताया अगर बहुवचन बनाना है तो भ्या शब्द जोड़ते हैं, तो गवेभ्या सुखम, गवे सुखम या गवेभ्या सुखम, तो आपका हो जाएगा संप्रदान तत्पुरुष, यहाँ भी चतुर्थी तत्पुरुष गाय के लिए सुख। अगला है आपका चोर भयम, चोर भयम मतलब चोर से भय, तो मैंने आपको बताया किसी से अलग होने में या किसी से अलग होने का बोध हो या किसी से डरने का बोध हो, भय होने में हमेशा पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं और पंचमी विभक्ति में कारक होता है अपादान। तो चोर भयम जो है, तो चोर भयम यानी चोर से भय, जब उससे भय होगा तो आप उससे अलग होंगे, तो अलग होने में पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, तो चोरात भयम, तो चोरात भयम यानी कि अपादान तत्पुरुष। ऐसे सर्प भयम, यहाँ भी आपका वही कारण होगा सर्पात भयम अपादान तत्पुरुष। ग्राम निर्गता, ग्राम से नकल, ग्राम से निकला या ग्राम से अलग, तो ग्राम से अलग होने की बात कही गई तो ग्रामात निर्गता, यहाँ भी आपका अपादान तत्पुरुष। राजपुरुष, राजपुरुष यानी कि राजा का पुरुष। अब यहाँ पर आपका षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, काकी के जब चिन्ह मिल जाते हैं तो काकी के चिन्हों के होने पर आपका हो जाता है राज्ञा पुरुषः, तो राज जो शब्द है वो राजन शब्द रूप से बनता है और राजन का षष्ठी विभक्ति में आपका बनता है राज्ञा, और राज्ञा पुरुषः यहाँ पर आपका हो जाता है संबंध तत्पुरुष यानी कि राजा का पुरुष। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति यानी कि राष्ट्र का पति, तो राष्ट्रस्य पति, तो यहाँ पर भी आपका संबंध तत्पुरुष। अब मैंने यहाँ पर ये तारांकित इसे किया हुआ है, इसका मतलब ये है कि जो राष्ट्रपति जो शब्द है इसमें आपका तत्पुरुष समास तो है ही है, इसके साथ साथ आपका यहाँ पर अव्यय भाव समास भी हो जाता है। राष्ट्रपति ये एक आपका यूनिक शब्द होता है, ऐसे आपको जितने यूनिक शब्द मिलें, यूनिक सामासिक पद मिलें जिसमें कि राष्ट्रपति अगर कोई एक बिल्कुल पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति को इंगित करता हो कोई ऐसा सामसिक पद, तो अव्यय भाव समास। अब राष्ट्रपति कौन अर्थात जो हों इस समय वर्तमान में, तो ये आपका यहाँ पर बहुब्रीहि समास भी संकेत करता है, तो इसलिए राष्ट्रपति जो पद है इसमें आपके तीनों समास हो सकते हैं। अगला है आपका देवलोकः, देवलोक देवों का लोक, तो देवों का लोक यानी कि यहाँ पर आपके षष्ठी विभक्ति देवों यानी कि बहुवचन रूप निकल रहा है, तो देवानाम लोका, तो यहाँ भी आपका संबंध तत्पुरुष। अगला है आपका शास्त्र निपुणः, शास्त्र में निपुण, तो शास्त्र निपुणः का मतलब शास्त्रेषु निपुणः, शास्त्रों में निपुण बहुवचन, शास्त्रेषु निपुणः शास्त्र में निपुण, तो में या पर अगर आपके कारक चिन्ह निकलते हैं तो वहाँ अधिकरण होता है यानी कि सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जो कारक चिन्ह निकलता है उसी विभक्ति का प्रयोग करते हैं विग्रह में। कार्य चपला यानी कि कार्य में चपल, कार्य में चतुर, तो कार्ये चपलः, तो अधिकरण तत्पुरुष। तो ये थे आपके तत्पुरुष समास से संबंधित कुछ उदाहरण। अगली वीडियो में आपको समास प्रकरण से संबंधित जितने भी प्रश्न आपके बनते हैं वो आपको बताए जाएंगे। आपके आने वाली परीक्षा में कोई भी समास से संबंधित प्रश्न नहीं छूटेगा, ना ही आपका गलत होगा। अगला है आपका समास, इसके बाद तत्पुरुष समास में ही आता है आपका नञ् तत्पुरुष समास। नञ् तत्पुरुष समास आप लोग सभी पढ़ा तो हो गई, तो नञ् तत्पुरुष समास आपका वो होता है जहाँ नकारात्मकता का भाव प्रकट हो, ऐसा सामसिक पद जहाँ नकारात्मकता का भाव प्रकट हो और इसकी जो मुख्य पहचान होती है, इसे में सामसिक पद में पहला पद या तो आपको ह्रस्व आ मिलेगा या फिर उसके साथ अन्य शब्द जुड़ा होगा। जैसे अज्ञा, अज्ञा का मतलब होता है जो ना जानता हो,
जो ना जानता हो। अज्ञा, आ माने होता है नहीं, ज्ञा माने जानना, जो ना जानता हो। इसका जब विग्रह करते हैं तो आगे सिर्फ ना लगाते हैं, तो ना जानाते, ना जानाते मतलब ना जानता हो। अगजः, आ माने नहीं, गज माने हाथी, ना गजा, हाथी ना हो। अनस्वः, तो अनअस्वः, यहाँ पर जब इसका विच्छेद करेंगे तो इसका जो विच्छेद होगा अन धन अस्वः, तो इसका मतलब हो जाता है आपका जो पढ़ा हुआ ना हो। अपठतम का मतलब हो जाता है जो पढ़ा हुआ ना हो, तो न पठतम। तो ऐसे सामसिक पद जिसमें नकारात्मकता का भाव प्रकट हो, नकारात्मकता भाव का बोध हो, तो वहाँ आपका नंज तत्पुरुष समास होता है। इसके आगे एक आपका समास है अलुक तत्पुरुष समास। अलुक तत्पुरुष समास को पहचानना बेहद सरल है, बहुत ही सरल है। और इसकी पहचान साधारण सी है कि जब सामसिक पद में विभक्ति का लोप ना हो, जब किसी सामसिक पद में विभक्ति का लोप ना हो, जैसे कि खेचर। खेचर मतलब आकाश में उड़ने वाले, आकाश में विचरण करने वाले। खा माने आकाश, उस पर मैं शब्द लगा है तो मैं का मतलब सप्तमी विभक्ति। तो राम का होता है रामे, ऐसे खा का हो गया खे। तो यहाँ पर देख रहे होंगे आप सामसिक पद में पहले से ही विभक्ति का प्रयोग किया हुआ है। तो ऐसे पद जिसमें पहले से ही विभक्तियों का प्रयोग किया हुआ हो तो वहाँ हो जाता है अलुक तत्पुरुष। सहसा कृतम, अचानक किया हुआ, यहाँ पर आपका पहले से ही वो द्वितीय विभक्ति किया हुआ है। दूराद गतः, पंचमी विभक्ति, दूरादा गतः, इसका मैंने विच्छेद किया तो दूराद आगता, यहाँ पर हलंत मुझे मिला, यानी कि आपका यहाँ पर पंचमी विभक्ति। अंतेवासी, पास में रहने वाले। अंत माने होता है पास, अंत में रहने वाले, अंतेवासी पास में रहने वाले। तो यहाँ पर ऐसे पद मध्य गुरु, मध्य में गुरु, तो मध्य गुरु युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर, युधि स्थिर। इसमें जो आपके सामसिक पद मिलते हैं पहले से ही इसमें विभक्तियों का प्रयोग किया हुआ होता है, इसके विग्रह में विभक्तियों का प्रयोग नहीं करना होता है। तो ऐसे सामसिक पद आपके कहलाते हैं अलुक तत्पुरुष समास। जैसे कि अगर हम कहें भूत बलि, तो भूत बलि ये भी आपका तत्पुरुष समास है। और जब हमने इसका विग्रह किया भूताय बलि, यानी भूत के लिए बलि, तब इसमें आपका चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना पड़ा जब मैंने विग्रह किया भूताय बलि। लेकिन ये जो सामसिक पद हैं इसमें पहले से ही विभक्तियों का प्रयोग किया हुआ है। तो ऐसे सामसिक पद जिसमें पहले से ही विभक्तियों का प्रयोग मिले, साधारण रूप में ना लिखे हों इस तरीके से, तो वो आपके होते हैं अलुक तत्पुरुष समास। तो इस तरीके से आपके तत्पुरुष समास के उदाहरण आपके सामने कुछ प्रस्तुत किए जो आप पढ़कर आसानी से समझ सकते हैं। और इस वीडियो की PDF फाइल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के आसानी से मिल सकती है। और समस्त PDF फाइल आप इसी चैनल को टेलीग्राम पर आप सर्च करें, ब्रेन कंपटीशन क्लासेस भावरपुर के नाम से यदि आप सर्च करते हैं तो आपको अभी तक की समस्त PDF फाइल आपको वहाँ पर मिल सकेंगी। धन्यवाद।